हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर कड़ा ऐतराज बीजेपी की तरफ से जताया गया है। हिंदू देवी देवताओं पर एक विवादित टिप्पणी उन्होंने कर दी है और हैदराबाद में इसको लेकर अब प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता आज रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी का पुतला भी जलाया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर रेवंत रेड्डी से माफी की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तो आज तो कांग्रेस के नेता और उनके बयान ही सुर्खियों में बने हुए हैं। उधर रेवंत रेड्डी के इस बयान के बारे में भी आपको बताएं जिस पर बीजेपी और उनके कार्यकर्ता जो है वो जबरदस्त गुस्से में। इसी को लेकर आज हैदराबाद में बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया। हमारे सहयोगी उमा सुधीर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस बल यहाँ पे केंद्रित किया गया है बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर, और बहुत सारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे आने का रास्ता नहीं मिला, पूरा रास्ता बांध दिया गया है। हमारे साथ हैं जो लड्डू यादव जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के। आज सुबह से बहुत सारे प्रोटेस्ट होने वाले थे और काफ़ी कार्रवाई भी हुई पुलिस द्वारा आपको रोकने के लिए। आज पूरे तेलंगाना के हमारे बड़े नेता लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जो रास्ते में मिला है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आज हमारा युवा मोर्चा की तरफ से हम धरना देने के लिए आए तो हजारों की तादाद में पुलिस हमारे स्टेट ऑफिस के सामने लगा दिया गया है और बैरिकेड पहली बार हम लोग देखे कि स्टेट ऑफिस को बीजेपी का उसको बैरिकेडिंग कर रहे हैं। ये रेवंत रेड्डी रजाकार सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मजहब के लोगों को खुश करने के लिए पूरे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहां पर कहा कि रेवंत रेड्डी ने देवी देवताओं का अपमान किया है। हिंदू धर्म का अपमान कांग्रेस का इतिहास है और कांग्रेस को हिंदू धर्म से नफरत है, ये उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जनता से इस बात के लिए माफी मांगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अब आपको यह भी बताते हैं कि यह मामला दरअसल क्या है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हिंदू देवी देवताओं पर एक विवादित टिप्पणी करते हैं और इस टिप्पणी को लेकर वो विवादों में घिर जाते हैं। बीजेपी और बीआरएस ने अब इसको आस्था पर हमला बताया है। सीएम से तुरंत माफी की मांग वो कर रहे हैं। आपको यहां पर सुनाते हैं कि रेवंत रेड्डी ने ये टिप्पणी क्या की थी जिसको लेकर ये इतनी नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకు ఉన్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకు ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు। అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। तो देखा आपने उनकी बात जिसमें वो जिस तरह से भी अपनी बात को यहाँ पर कह रहे हैं उसको हिंदू देवी देवताओं का अपमान अब बीजेपी बता रही है। इसको लेकर बीजेपी कैसे निशाना साध रही है वो भी जरा आप देख लीजिए। इस प्रकार की हल्की और ओछी टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। अभी रेवंत रेड्डी ने बोला कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम्स, तो मुस्लिम वोट बैंक की ताली लेनी तो हिंदू को गाली देंगे क्या? और कांग्रेस ने सदैव किया है हिंदू टेरर, सनातन मलेरिया, सनातन समाप्त कर दो, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, रामचरितमानस को जलाया। तो ये पूरा गठबंधन भी हिंदू आस्था को गाली देता है और रेवंत रेड्डी और कांग्रेस तो सबसे बड़े इसमें पीएचडी होल्डर है गाली देने में। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो एबीवीपी का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे। लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी के? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है? आज सोचने की आवश्यकता है। आखिर ऐसे मुख्यमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा?
पुलिस इनके हाथ में, सब चीज सिस्टम इनके हाथ में। आखिर ऐसे नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? उधर बाबरी मस्जिद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने यहां पर दावा किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर सरकारी पैसे से नहीं बल्कि आम जनता के खर्च से बना है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उधर राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीजेपी झूठा नैरेटिव बना रही है, ये कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ जी कहां से ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनके पास कोई दस्तावेज है तो फिर वो हमें दिखाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर वो बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो सरकारी फंड्स हैं उनका इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। इसे कैसे देखते हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और घृणा और सांप्रदायिकता की राजनीति को जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की वो चिट्ठी तो है। अब पता नहीं ये केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें कि दस्तावेज ये है। जो दस्तावेज इतिहास के अंदर दर्ज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका था और नेहरू चाह रहे थे कि सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाया जाए। मुझे बताइए उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है क्या आपके पास? आपके पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो तो बता दीजिए। आप झूठा नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? सरदार पटेल ने तो उस विचारधारा के ऊपर सख्ती के साथ बैन करने के लिए हिमायत की थी और उसको बैन कर दिया था। और सरदार पटेल जिंदा रहते तो इनका इलाज भी कर गया। नेहरू जी तो बहुत बड़े दिल के थे, वो तो सबको क्या चाहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया तो सब लोग साथ चलें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल कर लिया था। तो नेहरू जी की सहृदयता को आप कहाँ से देखेंगे? नेहरू जी तो वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान का डंका पिटवा दिया था। नेहरू जी ने तो उस वक्त वैज्ञानिक तरीकों से देश को आगे बढ़ाने की, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की बात की थी। IIM IIT स्थापना की बात की थी, नासा की बात की थी। तो आप नेहरू जी को आसपास भी नहीं है, सोच के आसपास भी नहीं है। आप कहाँ नेहरू जी के 24 घंटे करते रहते हैं? नेहरू जी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज जहां खड़े हैं वो नेहरू जी की देन है, उन्हीं का ब्लूप्रिंट था कि आज हम यहाँ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान में वो देश की बड़ी पार्टियों खासकर कांग्रेस से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बड़ी पार्टियों से उम्मीद करना बेकार है, ये कहना है महमूद मदनी साहब का। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से उम्मीद नहीं रखता हूं। कांग्रेस तो अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रही है, अपने मुद्दे नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस किसी और के मुद्दे क्या उठाएगी? किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़े, मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाए, तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहता हूँ किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से। और अभी तो वो अपने मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो किसी और के क्या मुद्दे उठाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताएं, यहां पर घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हुई है। अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान जो है वो तेजी से यहां पर चलाया जा रहा है और सीएम योगी का 17 नगर निकायों को यह साफ निर्देश यहां पर है कि नगर निकाय यहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं। यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो बांग्लादेशी और जो अवैध तरीके से भारत में रहने वाले लोग हैं, घुसपैठिए हैं, उनको अब यहां पर तलाशने का अभियान तेज हो रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको लेकर ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। पहले ही मुख्यमंत्री इस बात के निर्देश दे चुके हैं कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं ऐसे लोगों के लिए जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और अब यहाँ पर ये जानकारी निकल कर आ रही है कि सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को ये निर्देश दिए हैं कि नगर निकाय रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची तैयार करें कि कौन ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, कहां पर उनका रिहाइश है, और उनकी एक सूची यहां पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की तलाश तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर निगमों को अपने सफाई कर्मचारियों की एक सूची बना के मंडलायुक्तों और आईजीज को देने को कहा है। इस बीच हर जिले में पुलिस अभियान चला के अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ का डालीबाग इलाका है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस और पीएससी के जवान हैं वो इस डालीबाग में बनी अवैध झुग्गी बस्ती में तलाशी अभियान चला रहे हैं। ये तलाशी अभियान इसलिए क्योंकि यहाँ झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, इनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड या तो असम के हैं या पश्चिम बंगाल के हैं, त्रिपुरा के हैं या बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्यों के हैं। ऐसे में ये सारे लोग क्या वाकई में उन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के रहने वाले हैं और यहाँ आके छोटे मोटे काम कर रहे हैं, या फिर इन्होंने अवैध दस्तावेज बना करके अपने आप को भारतीय नागरिक बताया है लेकिन मूल रूप से ये बांग्लादेश हैं। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। और यहाँ जिस तरह से आप देखिए कि सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पीएससी के जवानों को भी लगाया गया है और ये जो पीएससी के जवान हैं इनकी मौजूदगी में झुग्गियों में ये अभियान चलाया जा रहा है कि आखिर जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं इनमें कहीं कोई अवैध बांग्लादेशी तो नहीं। तो लगातार लखनऊ में और लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं, इन जगहों पर अभियान चल रहा है। और पूरे प्रदेश में भी इस बात का अभियान चल रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो किसी भी तरह से बचे ना और उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये कोशिश है और इस कोशिश में लगातार पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। लखनऊ से अपने सहयोगी विवेक शाही और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में तैयारी इस बात की है कि जो भी अवैध तरीके से लोग वहां पर रह रहे हैं उनको यहां पर ढूंढा जाए, उनकी पहचान की जाए। उधर यूपी में जो ऑपरेशन चल रहा है, जो अभियान चल रहा है, उसे लेकर जांच अधिकारी से बात की हमारे सहयोगी रणवीर ने। वो भी जरा आप देखिए किस तरह से ये पूरा जो अभियान है इसको चलाया जा रहा है। किस तरह का कैंपेन है, कितने संदिग्ध आप लोगों को मिले? जैसे आप जानते हैं कि शासन की मंशा के अनुसार लगातार ये सर्च किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो अनऑथराइज्ड वे में रह रहे हैं और अनऑथराइज्ड जगह पे रह रहे हैं तो उनको जांच करके उनको सही स्थान पे पहुंचाया जाए। और जो लोग बाहर से यहाँ के बसे हुए हैं वो कहाँ से आए हैं उनको पूरा सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बताया जाएगा। तो मतलब आसाम भेजेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स? हाँ, जो भी लीगल वे है उसको हम फॉलो करके